वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को लेकर। यूपी में योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया है। इसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी सर्वे के संकेत दिए हैं। यूपी सरकार का कहना है कि मदरसों का सर्वे उन्हें मॉडर्न बनाने और सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसे निजी मदरसों पर हस्तक्षेप भी बताया जा रहा है। आखिर मदरसों को अपने बारे में जानकारी देने में क्या हर्ज है? इस तरीके की बातें, इस तरीके के सवाल भी चल रहे हैं और उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरीके की स्थितियां सामने आ रही हैं। आखिर क्या है माजरा और इसका क्या हो सकता है समाधान? इसी को लेकर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हैं, क्योंकि बात है बच्चों के जीवन और शिक्षा से जुड़ी हुई, इसलिए बात जरूरी है। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। अमित त्रिपाठी जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ लखपत बुटोला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ नवीन दुबे जी हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ सूफी कौसर मजीदी जी हैं, अध्यक्ष हैं सूफी खानका एसोसिएशन के। और हमारे साथ नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले नीरज भाई आप ही के पास आना चाहूँगा, क्योंकि मामला शिक्षा का है, बच्चों का है। ये अलग बात है कि जब भी कुछ होता है और अगर उसमें राजनीति ना हो तो शायद हर किसी को मजा नहीं आता। नीरज भाई, क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये कहा जा रहा है कि भाई मदरसों को लेकर सर्वे किया जाएगा और उसके बाद वहां पर जो मॉडर्न शिक्षा है या पद्धति है या वहां पर कैसे बच्चों का विकास हो सकता है उसकी बात की जाएगी। लेकिन आज हर ओर इस बात की, हम कहेंगे, खूब कोहराम मचा हुआ है। कैसे आप देखते हैं और क्या कहेंगे और इसमें कमी क्या है? संजय भाई, देखें कि मदरसों की जहां तक बात है तो मदरसे दो तरह के हैं। एक तो वो मदरसे हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, जिनको सरकार अनुदान देती है, जिनको सरकार आर्थिक मदद देती है जी। जहां जहां सरकार मदद देती है वहां सरकार को पूरा अधिकार है उन मदरसों को जांचने का, उन मदरसों को परखने का कि वहां जो बच्चों को शिक्षा मिल रही है कैसी मिल रही है, वहां जो गुरुजन है पढ़ाने वाले वो कैसे हैं, वहां का माहौल कैसा है, वहां का वातावरण कैसा है, बच्चों को जो तालीम दी जा रही है वो एज पर गाइडलाइन दी जा रही नहीं जा रही है, क्योंकि सरकार का अनुदान है और सरकार बिल्कुल 100% इस बात के लिए अपने आप को इंश्योर भी करना चाहेगी कि उसके पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि वो पैसा आफ्टर ऑल जनता का पैसा है। नंबर एक बात ये। मैं कह रहा हूँ ये खाली मदरसों की बात नहीं है, जो भी गैर सरकारी सामाजिक संस्थाएं हैं या ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जिनको सरकार अनुदान देती है, मदद देती है, सरकार टाइम टू टाइम उनका सरकार ऑडिट करती भी है और करना भी चाहिए और सरकार को उनको परखना भी चाहिए, क्योंकि सरकार का उनसे डायरेक्ट लिंक है। मैं तो बहुत सारे ऐसे और सारे हमारे ऐसे वर्ग हैं जिनके जो शिक्षा के स्कूल हैं जो सरकार से मदद लेते हैं, अलग-अलग वर्ग के हैं, लंबे अंतराल से चले आ रहे हैं, तो सरकार उनका भी ऑडिट करती है, उनको भी चेक करती है और करना भी चाहिए सरकार को। अब रही दूसरी बात की जो आपने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, उनके बारे में सरकार जो है उत्तर प्रदेश में भी सरकार सर्वे कर रही है और उत्तराखंड में भी सर्वे कर रही है। जांचने परखने का सरकार जो है, सरकार ने कहा है कि हम काम करेंगे। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई कुछ मदरसों के बारे में हमें जो है कुछ इस तरह की जानकारियां मिल रही थी जो सही नहीं थी, या कुछ मदरसों के बारे में हमें शिकायतें मिल रही थी। देखो, सरकार सबकी माई बाप होती है। अगर सरकार के जहन में कहीं से कोई शिकायत आती है या कोई सरकार को कोई जानकारी देता है स्पेसिफिक, तो वो सरकार का दायित्व भी बन जाता है, जिम्मेदारी भी बन जाती है कि सरकार उस चीज को जांचे या परखे। भले ही सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को अगर मदद नहीं भी दे रही है, लेकिन फिर सरकार का फर्ज बन जाता है जांचना परखना, क्योंकि वो सरकार हमारे राज्य में ये सब चीजें चल रही हैं और मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐतराज नहीं होना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है कि ये बार बार सवाल उठते हैं या इसको सियासत से या राजनीति से जोड़ा जाता है, तो ये इसलिए जोड़ा जाता है, मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में भी होता है, उत्तराखंड में भी मैं देखता आया हूँ कि हर बार जो है पिछली सरकार में भी मदरसों को परखने की बात हुई थी, जांचने की बात हुई थी, शिकायतों की बात हुई थी, सर्वे की बात हुई थी। मुझे लगता है सरकार को इसमें थोड़ा सा एक ऐसा फॉर्मेट और एक ऐसा ट्रैक अपनाना चाहिए कि जो भी गैर सरकारी सामाजिक संस्थाएं हैं और जो सरकार से अनुदान लेती हैं, चाहे वो किसी वर्ग के अधीन आती हो, किसी वर्ग से संबंधित हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो, वो सरकार टाइम टू टाइम उनको जो है जांचेगी, परखेगी और सरकार उनका सर्वे करेगी, सरकार ये देखेगी
कि भाई हम जो अनुदान दे रहे हैं, जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, उसका सदुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा। अगर मदरसों के साथ इन ऑल ये सारी बातें जोड़ दी जाए तो मुझे लगेगा वर्ग विशेष को ये नहीं लगेगा कि खाली हमें टारगेट किया जा रहा। सवाल क्वेश्चन मार्क यही लगता है, उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तराखंड की बात हो, जब खाली एक वर्ग के लिए बात कही जाती है तो मुझे लगता है ये इसलिए बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। और बाकी अगर साफ नीयत या मंशा से आप कर रहे हो तो तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं इस तरह की, आपको टाइम टू टाइम उनको चेक करना भी चाहिए, और सरकार की गाइडलाइन में भी है कि भाई सरकार जो पैसा देती है, बिल्कुल। और सरकार सही बात है। और नीरज भाई की अगर गलत नहीं है कुछ भी चीजें तो आपत्ति क्या है, बताने में और कोई अच्छी बात है, कोई कोई हर्ज नहीं है। हमारे साथ नवीन दुबे जी भी हैं। नवीन जी क्या कहेंगे आप? नीरज जी ने भी बहुत सारी चीजें बताई हैं और भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। आखिर दिक्कत कहाँ पे है और इसमें सर्वे में कमी कहाँ लगती है, या इसके अंदर जो भेदभाव की बात उठ रही है वो कहाँ दिखती है? संजय जी, सबसे बड़ी चीज आप एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जनसंख्या आज की तारीख में बेरोजगार युवाओं की है। आप ग्रामीण उत्तर प्रदेश में देख लें या शहरी उत्तर प्रदेश में देख लें, उस पर सर्वे कराने की आवश्यकता है। लड़के ओवर एज हो रहे हैं, सरकार वहां सर्वे नहीं करा रही है। सरकार जिस मनोदशा से गुजर रही है, 2024 का चुनाव सामने है और सरकार किसी तरीके से साम दाम दंड भेद से इस चुनाव को हिंदू वर्सेस मुसलमान करने के पोलराइजेशन की इच्छा शक्ति चल रही है। तब मुझे ये शेर कहना पड़ता है कि ये कैसे लोग हैं जो नफरतों के बम बनाते हैं। अरे इनसे अच्छे तो वो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। वास्तविकता ये है संजय भाई कि जिस जमीन पर काम करने की जरूरत है वहां सरकार काम नहीं कर रही है। अब इनको मदरसे याद आने लगे हैं। अरे भाई, मदरसों से ज्यादा बदहाल आपके प्राइमरी सरकारी नगर निगमों के पाठशालाओं की स्थिति है। पहले उनको ठीक कर लीजिए, तब आप आइए मदरसों की चिंता करने। और यही हालात कमोबेश, अगर आप कहते हैं कि मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त की बात करते हैं, तो पहले उत्तर प्रदेश में देख लें कितने स्कूल ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, कितने स्कूल ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त चल रहे हैं। आखिर कोई प्रणाली चाहिए या केवल रात को इन्होंने एक सपना देखा और अब सुबह अच्छा उठकर नवीन ये भाई, करना एक शुरू कर सवाल दिया। आपसे ले जी रहा हूं। ये जो जी मदरसों की बात हुई है, जिसमें अब स्कूलों की बात भी उठ रही है और भी बातें आप कर रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय उनकी भी बात हो रही है, आखिर अगर कहीं पे भी है ये बात हुई कि सर्वे होगा, सर्वे होकर वहाँ पर अगर दिक्कतें हैं, परेशानी है, या वहाँ पर उस तरीके की सुविधाएं नहीं है, वो दी जाएंगी, उनके लिए अच्छा ही होगा। तो उस अच्छा करने के लिए अगर सर्वे हो भी रहा है तो उस सर्वे से दिक्कत कहाँ है? आप तो तब सवाल उठाइएगा कि देखिए आपने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद भी उस संस्थान की, उस मदरसे की स्थिति खराब ही है, तब तो लगता है कि हाँ भाई चलिए सवाल जायज है। लेकिन अगर खाली सर्वे हो रहा है और उससे ही सवालों को घेरे में करा जाए और ये कहा जाए कि देखिए ये प्राइमरी स्कूल की हालत खस्ता है तो उनके भी खस्ता रहने दो, आखिर कैसे? कहीं से तो कोई शुरुआत हो। हाँ, ये अलग बात है कि भाई सवाल तो किसी भी चीज पे खड़े किए जा सकते हैं। नहीं, सवाल इस बात का है कि पिछले 5 वर्ष में योगी की सरकार रही है, कितने प्राइमरी पाठशालाओं की स्थिति में सुधार किया गया? कोई एक स्कूल ये बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर कि साहब ये हमारा मॉडल स्कूल और इस तरीके की तर्ज पर सारे स्कूल बनेंगे, सारे स्कूलों का जीर्णोद्धार होगा, इस तरीके की वहां एजुकेशन प्रणाली होगी। उनको तो आप ठीक कर नहीं पा रहे। जो बच्चा आपकी गोदी में है उसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं, जो पेट में है आप उसकी चिंता कर रहे हैं। अजीब सी मेंटलिटी के ऊपर सरकार चल रही है। अब आप कहते हैं हम मदरसों का सर्वे कराएंगे, मदरसों को हम ऐड देंगे। अरे भाई साहब, जो बच्चे प्राइमरी पाठशालाओं पढ़ रहे हैं उनको कहाँ धकेल देंगे आप? उनकी चिंता नहीं करेंगे, उनके ऊपर काम नहीं करेंगे? तो आखिर नवीन जी, शिक्षा विभाग आपको कर लगता क्या है कि रहा था मदरसों परसों? की चिंता नहीं करनी चाहिए, सरकार को छोड़ देना चाहिए उन्हें उन्हीं के बिल्कुल हाल पर? बिल्कुल करनी चाहिए। मेरा यही कहना है कि मदरसों की चिंता करने से पहले सड़कों पे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी चिंता सरकार कर ले। शिक्षा मित्र जो आंदोलनरत हैं उनकी चिंता सरकार कर ले। अनुदेशक जो आंदोलनरत हैं उनकी चिंता अच्छा, इन सरकार सब के कर ले। बाद मदरसों की चिंता करें? मदरसों की प्रायोरिटी क्या है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आखिर क्या मदरसा प्रायोरिटी है? मदरसा एजुकेशन प्रायोरिटी है? प्रायोरिटी है आपकी बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा का ढांचा ध्वस्त हुआ पड़ा है, काम कहीं हो नहीं रहा है, और अब आप चल दिए मदरसे की करने। चलो, कल आप मदरसे कहेंगे में भी तो कि बेसिक शिक्षा कहीं ना कहीं नवीन जी जुड़ी है। मैं लखपत तो बुटोला जी आप भी हमारे बेसिक साथ हैं, शिक्षा उनसे भी एक बार जान हाँ, लेते हैं। यस यस संजय जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। आप मदरसों को भी शामिल कीजिए बेसिक शिक्षा की जो प्राइमरी पाठशालाएं हैं आपकी,
ग्रामीण अंचल के खासकर, उनको भी शामिल कीजिए और एक साथ सर्वे कराइए ना संभव से। चलिए ये लखपत विशेष- बुटोला जी, बहुत सारे लोगों को आपने सुना। लखपत जी, क्या कहेंगे आप उत्तराखंड को लेकर, और क्या लगता है आपको कि कुछ विषयों पर राजनीति हावी हो जाती है, लेकिन हम ये कहेंगे राजनीति भी होनी चाहिए, लेकिन बात शिक्षा की हो तो कहीं ना कहीं उस पर जो एक बात है जिससे वास्तव में शिक्षा की बात हो, वो सभी के लिए बराबर है, शिक्षा सबके लिए है। आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी राजनीति है जो इस तरीके की बातें होती हैं? जी देखिए संजय जी, मैं एक चीज़ निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस समय सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। सरकारें शिक्षा को लेकर, जो मदरसों को लेकर जो सर्वे किया जा रहा है, मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार के संज्ञान में होना चाहिए। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में यदि कोई स्कूलें खुलती हैं, मानता तो उनको सीबीएसई या स्टेट गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है जी, और उनका रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है। सीबीएसई से आपका एफिलिएशन है या आईसीआईसी से आपका एफिलिएशन है या यूके बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से, तो उसका एफिलिएशन होता है। और ना हो तो उसे रजिस्ट्रेशन होता है, रिजेक्ट आप कर दिया उसमें जाता ग्रांट है। ले रहे नहीं ले रहे, सुन लीजिए, ले रहे नहीं ले रहे वो सेकेंडरी बात है, ग्रांट लेना। लेकिन रिजेक्ट नहीं, ये एक प्रकार का दोष है, एक प्रकार का क्राइम है। यदि आप सरकार में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और आप बगैर मान्यता की स्कूलें चलाते हैं, वो तो किसी भी, चाहे उत्तर प्रदेश का बोर्ड हो, उत्तराखंड का बोर्ड हो, चाहे वो महाराष्ट्र का बोर्ड हो, चाहे वो कर्नाटक का बोर्ड हो, मान्यता तो लेनी पड़ती है ना। वो अगर कोई स्कूल मान्यता नहीं लेता है और मान्यता के बगैर स्कूल चला रहा तो वो क्राइम कर रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा, पहली बात है। हाँ, ये जरूर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीतिक राग द्वेष से नहीं किया जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ कि राज्यसभा के अंदर नकवी साहब ने जवाब दिया था, इस देश के अंदर लगभग 19,500 मदरसे चल रहे हैं और आज सर्वे आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही केवल 16,500 मदरसे हैं। उनमें से बहुत कम मदरसे हैं जिनको ग्रांट मिलती है। ये तो एक देश के अंदर एक शिक्षा की पद्धति होनी चाहिए। मैं एक बात कह सकता हूँ कि 1935-36 में यदि मदरसों तत्कालीन में मौलवी जो कह सकता हूँ, मौलवियों ने यदि आधुनिक शिक्षा को अपनाए होता तो आज मदरसे इतने पीछे नहीं होते। उस समय अंग्रेजी माध्यम को अपनाया होता, 1950 के दशक के बाद आपने देवनागरी लिपि के साथ अपने को जोड़ा होता, तो आज जो रोजगार सरकारी जॉब में जो मुस्लिम पक्ष पिछड़ा है वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक देश के नागरिक के रूप में, कांग्रेस के रूप में यदि सरकार अच्छे कदम उठाती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन केवल राजनीतिक इंटेंशन से, राजनीतिक भावना से किया जाए तो वो मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा। सरकार इसको रिपोर्ट करेगी। सरकार ने 16 पॉइंट का एक परफॉर्मा बनाया, उसके अंदर सवाल जवाब पूछे जाएंगे। उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि आपको अंदर किया जाएगा या आपके पास मान्यता है कि कहाँ से मान्यता है, जो इनका बोर्ड है उसके अंदर मान्यता है। अब लखपत बुटोला को तो ये पता नहीं तहसनिया क्या होता, फोकनिया क्या होता, आलिया क्या होता है, उचनिया क्या होता है, ये तो ये लोग जानेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो मान्यताएं उत्तराखंड के अंदर चल रही हैं, उसके अंदर लगभग 167 स्कूल हैं। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि उनमें कितने स्कूलों को ग्रांट मिल रहा है, कितने स्कूलों में आधुनिक शिक्षा के साथ उन बच्चों को आगे, जो हमारा दलित वर्ग है, जो हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिसको समाज के हम दायरे में कहते हैं मुसलमान हमारा पिछड़ा है, तो उनको आगे लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए यदि सरकार कुछ कदम उठाती है और उनको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए अपने पे कोई जिम्मेदारी लेती है तो उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छाई होनी चाहिए और शिक्षा पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ये केवल हम कहें कि केवल ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ है तो इसको हम राजनीति से जोड़ दें। शिक्षा का अधिकार मुसलमानों को इतना है जितना क्रिश्चियनों को है। आज देखोगे हिंदुस्तान के अंदर क्रिश्चियन शिक्षा में सबसे आगे हैं, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है वो, लेकिन उन्होंने देश के अंदर, आप छोटे से शहर में जाइए, सबसे बड़े यदि स्कूलें हैं तो क्रिश्चियनों के। आप देहरादून के अंदर आ जाए, चाहे आप लखनऊ के अंदर चले जाए, चाहे दिल्ली के अंदर चले जाए, जितने स्कूलों का आईसीआईसी के अंतर्गत, सीबीएसई के अंदर जो संचालन हो रहा, उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी तो क्रिश्चियनों का है। और इसमें यदि हमारा मुस्लिम वर्ग जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के बाद दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है, उन लोगों के उत्थान के लिए सरकार कुछ कदम उठाती है और उसको लेकर के बेहतरी के लिए सरकार यदि कुछ स्टेप उठाए तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन स्कूलों के भविष्य के लिए, उन बच्चों की तालीम के लिए सरकार अपने आप की जिम्मेदारी लेते, तो सरकार की जिम्मेदारी है भी हर वर्ग को साथ ले और जाना। लखपत जी, अगर तब फेलियर कुछ हो तो तब सवाल उठाया जाए, स्वागत करते। हाँ, निश्चित रूप से यदि अगर गलत इंटेंशन से, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, देश के अंदर कौन नागरिक रह रहा कौन नहीं रहता, इसका तो अधिकार सरकार को है, देश के लिए भी है कि पता किया जाना चाहिए। यही अधिकार स्कूल के अंदर कौन पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ा, किस लिए स्कूल खोला गया। मैंने कहा मैं एजुकेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ, मेरा स्वयं का स्कूल है,
मैं ये कह सकता हूँ एक एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता, एक एक बच्चे का हम सीबीएसई तक, सीबीएसई एफिलेटेड है तो सीबीएसई तक राज्य सरकार, उसमें अभी राज्य सरकार ने हमको 32 पॉइंटों का एक परफॉर्मा दिया हुआ, वो परफॉर्मा भर के हमें 1 हफ्ते के अंदर बीओ ऑफिस में जमा करना, सीओ ऑफिस में चले जाए, उसके बाद शासन के पास चले जाए। हमारे पास छुपाने के लिए नहीं है। यदि हमने गाइडलाइन, सरकार की गाइडलाइन पूरी की हुई है तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। आप बता दीजिए संजय जी, उसको लेकर के मुझे नहीं, आखिर देश का नागरिक पढ़ रहा, हमारी दूसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान की है, उनके उत्थान के लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है तो हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, भाजपा हो, चाहे राजनीति कांग्रेस नहीं हो, होनी चाहे चाहिए, सपा कोई हो, भी बसपा, दल हो, इस चीज को लेकर राजनीति पॉलिटिक्स से में किया इतर जाए, जाकर केवल शिक्षा वोट पर के बात लिए होनी एक में किया जाए। जी, हमारे साथ सूफी कौसर निश्चित मजीदी रूप जी से, भी हैं। और केवल राजनीति के जी, लिए मैं एक बार, जी बटोला जी, हमारे साथ सूफी कौसर मजीदी जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका मत क्या है इस चीज पर जो आपने बोला, और नवीन जी ने भी जो बातें रखी हैं, उसके अलावा नीरज कोहली जी ने भी बहुत सारी बातें रखी हैं। सूफी साहब, क्या लगता है आपको कि शिक्षा सबके लिए है, सबके लिए जरूरी है, शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और शिक्षा में सुधार सबके लिए अच्छा है? देखिए, ऐसा है कि जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं, अभी ये चर्चा हो रही थी तो इस चर्चा में जो बातें सामने मेरे अनुसार जो तथ्य है वो ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत में 3 प्रकार के मदरसे हैं। जी, एक वो मदरसा है जिस पर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण है, जिसको सरकार एड देती है, जिसमें तहतानिया, फौकानिया, आलिया और आमिल, कामिल ये सब सारी डिग्री दी जाती है। दूसरे मदरसे वो है जो मुस्लिम समाज के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उनकी स्थानीय मस्जिद की कमेटी के द्वारा या ग्राम समाज या जो भी, मतलब वो मुस्लिम समाज के द्वारा संचालित किए जाते हैं। वो जो मुस्लिम समाज के द्वारा संचालित किए जाते हैं मदरसे, वो मदरसे भी 2 प्रकार के हैं। एक वो मदरसे जिसमें से पूरी तरीके से धार्मिक शिक्षा दी जाती है, और एक वो मदरसे हैं जिसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उसमें व्यावसायिक और ये सारी शिक्षाएं दी जाती है ताकि वो एक आम नागरिक के तरीके अपनी आजीविका को चला सके। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो मदरसे पूरी तरीके से धार्मिक शिक्षा देते हैं, जो सवाल उठने वाली बात है, जिस पर किसी सरकार ने गौर नहीं किया और किसी राजनीतिक दल ने गौर नहीं किया, वो तीसरे प्रकार के मदरसे हैं जिन मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। उन मदरसों में से कुछ मदरसे ऐसे हैं जो कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाते हैं। बहुत से उन मदरसों में से बहुत से ऐसे मदरसे हैं जिसमें पाकिस्तान की दावते इस्लामी की किताबें पढ़ाई जाती हैं। उन किताबों का 2 उदाहरण मैं दे रहा हूं। उस किताब में पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है कि 1947 में देश में हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। उसके बाद पेज नंबर 682 पर यह बात लिखी हुई है कि गाय का गोश्त खाना सबसे अच्छी बात है। तो इस तरीके से जिन मदरसों में ऐसी शिक्षा दी जा रही है, वो मदरसों को चिन्हित करना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के आंतरिक मामले हैं, इसमें सरकार हस्तक्षेप कर रही है, तो कोचिंग सेंटर जो लोग चलाते हैं वो भी अपने पैसों से चलाते हैं। उन कोचिंग सेंटरों को भी सरकारी कानूनी दायरे में लाने के लिए कोचिंग अधिनियम बनाया गया। तो आज मदरसों में क्या हो रहा है, अभी कुछ दिनों पहले आगरा में एक घटना सामने आई जिसमें मदरसे में पढ़ने वाले एक मौलवी ने 10 साल की मुस्लिम मौलवी ने मुस्लिम बच्ची के साथ गलत काम किया और वो चीज सामने नहीं आ पाई। बड़ी मुश्किल से उसमें FIR हुई 10 दिन के बाद। तो अधिसंख्य इन ऐसे तीसरी श्रेणी के मदरसों में पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कह रहा हूं, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो या न क्रिएट हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तीसरे प्रकार के मदरसों में अधिसंख्य मदरसे ऐसे हैं जिसमें बालक और बालिकाओं का शोषण किया जा रहा है। और हमारी तो बहुत पुरानी मांग थी कि जितने भी प्रकार के मदरसे हों, इनको सबको चिन्हित किया जाना चाहिए, इनके पाठ्यक्रम को चिन्हित किया जाना चाहिए। बहुत से ऐसे मदरसे हैं जिसमें ये पढ़ाया जा रहा है कि राष्ट्रगान गाना कुफ्र है, हिंदू को होली की मुबारकबाद देना गलत है, ईसाई को नववर्ष की मुबारकबाद देना गलत है, हराम है, इससे निकाह टूट जाएगा। तो ऐसे साहित्य को भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, पकड़ना चाहिए और इनको सबको कानूनी दायरे में होना चाहिए। बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से सर्वे का समर्थन ही नहीं करता हूं, बल्कि मैं ये मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से
कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार बल्कि भारत सरकार देश के सारे मदरसों का सर्वे कराए और जिन मदरसों में भी खुराफात की शिक्षा दी जा रही है, देश विरोधी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, अविलंब उनको बंद कर दिया जाए। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ अमित त्रिपाठी भी हैं। अमित जी, सभी को सुना आपने, और देखिए अध्यक्ष हैं सूफी खानका एसोसिएशन के जो सूफी कौसर मजीदी जी हैं, बहुत बेबाक बोलते हैं और बड़ा साफगोई से सारी बात रखते हैं, आपने भी सुना। उसके अलावा नवीन दुबे जी के कुछ सवाल जरूर है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ थे। बुटोला जी तथ्यों के साथ बात रखते हैं और वो भी बेबाक बोलते हैं, कभी भी मुद्दे से बाहर अधिकतर जाते नहीं है। लेकिन आज वो भी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह आज भी ऐसी स्थितियां हैं, आप देखेंगे कि एक कोहराम सा मचा हुआ है। आखिर क्यों? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं सूफी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके जो उन्होंने बात कही वही एक सच्चे मुसलमान की नीयत है, वही सच्चे देशभक्त मुसलमान जो चाहता है आज उसी को पूरा करने के लिए प्रदेश में इस तरीके के मदरसों के सर्वे कराने के लिए सरकार ने चिन्हित किए हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी एक विषय कहा गया आपके डिबेट में कि ये 2024 के चुनाव को लेकर ये विषय है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं जो तो समाजवादी पार्टी के लोग होमवर्क करके नहीं आते हैं पूरा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस समय हमारी मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की थी और उसमें कहा था कि जो मदरसे हैं, जो 19,108 मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उनको उनका जो क्रम है, पाठ्यक्रम है, जो भी संबंधित उनकी चीजें, उनको पोर्टल पर डाला जाए। उसमें 16,200 करीब लोगों ने पोर्टल पर अपनी चीजों को उपलब्ध कराने का काम किया मदरसों ने, लेकिन 3,000 ऐसे मदरसे लगभग थे जो इस चीजों से दूर भाग गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अंदेशा था कि वो गलत कर रहे हैं, वो जो सरकार के मानक हैं, जो मानक बनाए गए हैं उसके खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने उस पोर्टल पर अपनी चीजों को डालने से दूर बचे। तो वो अवैध रूप से सामने आए और कहीं ना कहीं इससे सरकार का जो राजस्व में नुकसान होता था वो भी सामने आया, क्योंकि सरकार को अनुमान है कि 100 करोड़ का नुकसान करीबन हर बजट में उनको हो रहा है मदरसे के नाम पर। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर मुसलमान बच्चे अगर उनके अच्छाई के लिए, अच्छे पढ़ाई के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए अगर आज एक अच्छी व्यवस्था मोदी जी और योगी जी के साथ कई राज्य इस तरीके के चीजों को करा गए, तो कहां से गलत है? और मैं सूफी जी को छोड़ दीजिए, मैं और एक और बात बताता हूं आपको कि असम जैसी जगहों पर एक मदरसे का नाम आया है जहां पर अलकायदा से उसके संबंध आए हैं सामने। खुद मुसलमान भाइयों ने वहां पर, जो देशभक्त मुसलमान था, उसने वहां पर, सरकार ने उस मदरसे को नहीं गिराया, वहां के मुसलमान भाइयों ने उस अवैध मदरसे को गिराने का काम किया है। यह है देश का मुसलमान। केवल विपक्ष को आज दर्द इस चीज का है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को दर्द होना लाजमी है, इसलिए क्योंकि मुसलमान जिस तरीके से आजम खां, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो 100 मदरसे, आजम खां जिन 100 मदरसों को पैसा दिलाते थे अवैध रूप से, वो पैसा किसकी जेब में जाता था वो आज ये नहीं बताएंगे, लेकिन आज देश की जनता ये जानना चाहती है। और आज सबके सामने आ रहा कि अवैध जो मदरसे का पैसा जाता था वो समाजवादी पार्टी के नेताओं की जेब में जाता था। उन बच्चे जो गरीब, जो पढ़ने मदरसे में आते थे, उनके भविष्य से उसका कोई लेना देना नहीं था। और जहां तक आज पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ही है जिसने मुसलमान मदरसे बच्चों के लिए, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा बजट पहली बार उत्तर प्रदेश ने कीर्तिमान बनाया है कि 480 करोड़ का बजट आज मदरसे के लिए अलॉट करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज एनसीईआरटी की किताबें मदरसे में पढ़ाई जा रही हैं, जहां हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर, उसी के तहत ये कदम बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज हम चाहते हैं कि आज मुसलमान जो भाई मदरसे से निकलकर हमारे वो छात्र भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, हम भी चाहते हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सामने आए। और आज इसीलिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कुछ लोगों के पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि आज उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। आज उनके जो वोट बैंक, जो वो वोट बैंक के मारे कार्रवाई नहीं कर पाते थे उन अवैध मदरसों पर, आज कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दर्द होना लाजमी है। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी है, और साथ में हमारी जिम्मेदारी है कि उसको भी हम मुख्य धारा से जोड़े। और जो काम हम अमित जी, आपको लगता है कि खाली जब भी मुस्लिम नाम आता है तो राजनीति शुरू हो जाती है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज क्योंकि मुसलमान भाइयों के लिए
कहीं ना कहीं आज कई अवसर देख लीजिए आप, आज महिलाओं के लिए 3 तलाक, जो मुसलमान बहनें हमारी जिनको कितना प्रताड़ित किया जाता था, उनके 3 तलाक के लिए भी काम मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया था। केवल मुसलमानों का हित अगर किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने तो 75 साल हो गए देश की आजादी के बाद, लेकिन इन्होंने आज तक केवल मुसलमानों का वोट विपक्ष ने लेने का काम किया, कांग्रेस सपा बसपा ने, लेकिन कभी भी मुसलमानों के उत्थान के लिए नहीं सोचा। आज भी मुसलमानों की इलिटरेसी आप देखेंगे तो 43.1 है। ये दिखाता है कि किस तरीके से आज मुसलमान अशिक्षित है। इस तरीके से क्योंकि ऐसा विपक्ष था, ऐसी सरकारें रही है पूर्व में जिन्होंने केवल मुसलमानों का शोषण किया है। आज हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी हमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। उन बच्चों को अच्छा खाना मिल रहा है, उस जगह पर अच्छा पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, कि वहां पर टीचर योग्य है कि नहीं है, इन बिंदुओं पर हमारी सरकार ने सर्वे कराया है। मैं पूछना चाहता हूं इसमें गलती कहां से? आज दुकानें बंद हो गई, मैं जानता हूं कई लोगों की दुकानें बंद हो गई, कई पार्टियों की दुकानें बंद हो गई हैं। वो जो नंबर 2 का पैसा आता था, जो जिनकी जेब में जाता था, वो बंद होने जा रहा है। और आज मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो काम उठाए हैं, इनको डर है कि कहीं मुसलमान को कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ ना जाए, इसलिए इस तरीके के बहकावे में इसलिए राजनीति हो रही है। चलिए, बड़ा सवाल है और अमित ने बहुत सारे सवाल उठा दिए, इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं मदरसों पर मचे कोहराम को लेकर। जी हाँ, सर्वे पर कोहराम मचा है। बहुत सारे लोग पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं, और सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं लखपत बुटोला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अमित की बात को जवाब देना चाह रहे थे, आप ही से शुरू करता हूं क्योंकि और भी खास मेहमान है। बात बहुत बड़ी है। एक छोटी सी एक बात यह भी है कि आखिर हर विषय पर ही राजनीति क्यों, और खासकर जब किसी धर्म विशेष की बात आती है तो वहां पर बहुत सारे लोगों के बोल बिगड़ जाते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि फिर अलग अलग तरीके के बयान वीर मैदानों में आ जाते हैं, और एक देश का जो एक माहौल है, एक भाईचारे का एक माहौल है, उसे खराब करने की कोशिश होती है। देखिए संजय जी, मैं अमित जी की बात को बहुत चीज़ों में सहमत हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे वो राजनीति की बातें कह रहे हैं, ये ना कहें तो बहुत अच्छा होगा। जो सब्जेक्ट है उसको लेके मैं कह सकता हूँ कि जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलें होते हैं, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट कहती कि एनसीईआरटी की बुकें लगा दो, किस पब्लिशर की बुकें लगनी किसकी नहीं, ये तक सरकारें तय कर लेती। कई बार देहरादून तो एजुकेशन का हब माना जाता है। आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी बैठे हैं और वो इसमें बहुत मर्मज्ञ हैं, उन्हें पता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर, गरीब बच्चों को लेकर कहा कि आप प्राइवेट पब्लिशरों की बुकें मन लगाए, केवल एनसीईआरटी की बुकें चलाई। तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि यदि शिक्षा के, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि आप देश की आज़ादी से पहले लेकर और उसको पूरी स्थिति में देखेंगे तो मुसलमानों की स्थिति क्यों नीचे गई है, इसके लिए कोई पार्टी और सरकार दोषी नहीं है। इसके लिए अच्छी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा से जुड़ना, 1935 में जब अंग्रेजों ने कहा था कि मदरसों के अंदर अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, तब मौलवी ने इसका विरोध किया था। ये कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, ये राजनीति की बात थोड़ी है। जब 1950 में देश आज़ादी को नई शिक्षा प्रणाली की ओर आई है, अभी अभी सरकार ने 1-1.5 साल पहले नई शिक्षा पॉलिसी लेके आई है, पूरे देश के अंदर लागू हुए, वो देश के हित में, बच्चों के हित में। यही मैं कह सकता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके अंदर यदि हम लोगों ने मदरसों को रोजगार से जोड़ा होता और आधुनिक शिक्षा से जोड़ा होता, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सरकार ने प्रयास नहीं किया। सरकार ने सब जगह शिक्षा के लिए स्कूलें खोल ली, आधुनिक शिक्षा को खोला है और उसको लेकर सबको कहा कि सामूहिक रूप से ले ले। लेकिन यदि आप उसको लेकर जिसको कह सकते हैं एक दरियानकोजी करोगे और उसको छोटे मन से लोगे, उसे धार्मिक चीज़ों से जोड़ोगे, तो मैं उदाहरण 2 दे सकता हूँ। आप एक, मेरा ये मानना कि राष्ट्रवाद के लिए सबका विकास जरूरी है। आप एक उदाहरण देखिए कि 1965 में इजराइल का गठन हुआ, 72 लाख की पॉपुलेशन है, 19,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, लेकिन उन्होंने टोटल रिसर्च शिक्षा पे किया। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आज ताकत है,
दुनिया के अंदर आज देखोगे 1/3 जो जितने भी रिसर्च होते हैं इजराइल के अंदर होता है। दूसरा उदाहरण राष्ट्रवाद का अफगानिस्तान है, 103 साल पुराना आज़ाद राष्ट्र है, धन संपदा से संपन्न है, लेकिन क्योंकि उन्होंने शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया, आज जो जाता उन्हें कुचल के आ जाता है, जो जाता उन्हें दबा के आ जाता है। यही यदि आधुनिक शिक्षा आप देखो, अरब में जो देखोगे उन्होंने आज प्रगति क्यों की है, क्योंकि उनकी शिक्षा जुड़ी है, वो मॉडर्न समाज की ओर जा रही है। वहाँ की बिल्डिंगें देखो, वहाँ की शिक्षा देखो, यदि आप देखा होगा आपने तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें इतर है, और वहाँ राजनीति की ये चीज़ें नहीं है जिन चीज़ों को लेके हम कह रहे। मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे वो सपा की हो, कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे और, इन चीज़ों को लेकर सब सरकारें नई आइडियोलॉजी लेके आती है और समय समय पर सुधार की जरूरत होती है। भाजपा 6-7 साल से सत्ता में, 8 साल से ज़्यादा केंद्र में सत्ता में है, और नई पॉलिसी भी आज आपने देख, देश के अंदर शिक्षा की नई पॉलिसी आई है, 1.5-2 साल पहले पूरे देश के अंदर आई है। और यदि इसको लेकर भी मॉडर्नाइजेशन के लिए यदि सरकारें कदम उठाती हैं, उनके सर्वे के लिए उनके डाटा को अपने पास रखती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं उसमें। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ये राजनीतिक रूप से नहीं, क्योंकि भाजपा के साथ एक जरूर पीड़ा है, भाजपा ज़्यादातर काम राजनीति के लिए करती, राष्ट्र नीति बाद में होती है, इनकी राजनीति पहले होती है। इन्हें वोट बैंक की चिंता होती है। मैं आज उस मुद्दे पे नहीं जाना, इसलिए संशय होता है, शक इसलिए होता है थोड़ा बहुत। अच्छा नीरज भाई, मैं जरूर कह नीरज भाई, एक पर लखपत बुटोला जी ने बहुत अच्छे तथ्य रखे। और नीरज भाई, एक छोटी सी एक बात है कि आधुनिक शिक्षा जिसकी बात होती है, आखिर जो मदरसे हैं उनको आधुनिक शिक्षा अपनाने में दिक्कत कहाँ है? जी संजय भाई, आप इस तरीके से देखिए हमारे देश में कि ज्यादातर जो 4 वर्ग हैं जिनको हम बार बार कोट करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जी, और चारों ही जो वर्ग हैं, चारों समाज के जो वर्ग हैं, आप उसमें देखोगे चारों वर्गों में सामाजिक संस्थाएं भी बनी हुई हैं और धार्मिक संस्थाएं भी बनी हुई हैं। हमारे सामाजिक नेता भी हैं अलग अलग वर्ग में, और धार्मिक नेता भी हैं जो अपने अपने समाज का मार्गदर्शन करते हैं, समय समय पर उनको गाइड करते हैं चलने के लिए। लेकिन अगर आप 3 वर्गों को देखोगे, आप सिख समाज को देखोगे, वो चाहे शिक्षा की बात हो, व्यवसाय की बात हो, किसी भी क्षेत्र में देखोगे आपको वो प्रगति उन्नति करता हुआ नजर आएगा। क्रिश्चियन मिशनरी के भी बटोला जी भी बात कर रहे थे। आप देहरादून तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पब्लिक स्कूलों के लिए फेमस है, और देहरादून ही एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा ICSE स्कूल है और सारे ज्यादातर मैक्सिमम जो है क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़े हुए स्कूल हैं, और जिनका देश दुनिया में नाम है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखो कैसे वो चल रहे हैं। हिंदुओं की अगर हम बात करते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर और तमाम तरह की संस्थाएं हैं जो मतलब जो है अपने अपने स्तर पर जो है शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ा रही हैं, स्कूलों को चला रही है, कॉलेजों को चला रही है, अपनी ट्रस्ट से, सरकार से भी मदद लेती है, वो भी अच्छी जगह पर है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार के अलावा हर वर्ग में जो वर्ग के जो सामाजिक लीडर होते हैं या धार्मिक लीडर होते हैं, उनकी एक बड़ी अहम भूमिका होती है अपने समाज के उत्थान के लिए। अब हम लेकिन अगर इस वर्ग को देखते हैं तो अगर आप देखोगे इन तीनों वर्गों की तुलना में, मैं किसी को ऊंचा नीचा करने की मेरी भावना नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि हम देखेंगे कि अब जैसे मदरसों की बात आ रही है कि देश की आजादी के बाद से मदरसे चले आ रहे हैं, मदरसों में शिक्षा की बात आ रही है, आधुनिकीकरण की बात आ रही है, सिलेबस की बात आ रही है, तो उस ढंग से मदरसों की उस ढंग से उन्नति नहीं हुई, उस ढंग से प्रगति नहीं हुई। जिस तरह से सरकारें दावा करती रही या इनके अपने जो लीडर है वो दावा करते रहे, इनके धर्मगुरु दावा करते रहे। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। मैं नहीं कहता कि बहुत सारे ऐसे मदरसे होंगे जहाँ वहाँ जो हमारे जो मौलवी है, जो पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छे भी हैं और वहाँ के बच्चे भी अच्छे हैं और वहाँ का स्तर भी बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सारे इस तरह के भी होंगे, जैसे हमारे एक प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि वहाँ पर धर्म और समाज को बांटने वाली पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, वहाँ का स्तर बड़ा खराब है, वहाँ पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं। तो ये सब कुछ चीजें जो है ना, आदमी के समाज के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार इस तरह की बात करती है, वहां पे सर्वे की बात करती है, जांच की बात करती है, जांच पड़ताल की बात करती है, तो मुझे लगता है इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये इतना जरूर है कि खाली ये सियासी तौर पर नहीं होना चाहिए, सरकार की मंशा भी, नीयत भी साफ होनी चाहिए कि नहीं यार, हमने इन मदरसों का, इस वर्ग का हमने उत्थान करना है, इन मदरसों को आगे बढ़ाना। अमित भाई आपके पास आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा लास्ट में जी। इनको आगे बढ़ाना है। ये वर्ग हमारा पीछे रह रहा है, ये हमारा वर्ग पीछे रह रहा है। इन बच्चों ने भी आगे जाना है, इनको भी आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, मदरसों में भी कंप्यूटर होने चाहिए, और जो आज का जो सिलेबस है, जो आज की एजुकेशन है, वो मिलनी चाहिए। ये सब चीजें होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि लीडरशिप है, जो इस समाज की लीडरशिप है, उसको इस बात पर बड़ा गौर करने की जरूरत है, बड़ा मंथन करने की जरूरत है कि यार हम क्यों पीछे रह रहे हैं, हम क्यों पीछे रह रहे हैं। उनको भी आगे बढ़ने के लिए जो कमियां खामी है, जो इनके समाज में इस तरह के लोग हैं जो
गलत तरीके से मदरसों का संचालन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है खुद भी इनको चिन्हित करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, और जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, खुद मदद भी करें और सरकार से भी मदद करवाएं। ये है मेरे कहने का मतलब। ये इसमें किसी तरह की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल। नवीन दुबे जी, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी लोगों को आपने भी सुना। नवीन जी, एक बात तो यह है कि आप ये बताइए, कुछ मदरसों की मैं बात कर रहा हूँ, वो बदनाम कैसे हुए? वो आपने या बीजेपी ने या अमित त्रिपाठी ने या बुटोला जी ने या और किसी, उन्होंने तो बदनाम नहीं किए। कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ पकड़ी गई या वहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ हुई जिससे लेकर वहाँ संशय पैदा हुए, और उसके बाद भी अगर हम ये कहें कि भेदभाव की बात हो रही है तो कहते सवाल तो खड़े करता है। तो फिर ये कहा तो जा सकता है कि देखिए कुछ ना कुछ हो, कुछ लोग नहीं चाहते कि जो मदरसों के बच्चे हैं वो ऊपर उठ के आए, वो आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करें। संजय जी, सबसे बड़ी चीज अभी सूफी साहब ने जिस तरीके से कहा कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान प्रायोजित शिक्षा दी जा रही है, राष्ट्र विरोधी शिक्षा दी जा रही है, कट्टर पंथ की शिक्षा दी जा रही है। यदि ये चीजें उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हो रही हैं, जबकि 5 वर्ष योगी जी की सरकार रही है, तो मैं समझता हूं कि सरकार की बहुत बड़ी असफलता है कि वो ये नियंत्रण नहीं कर पाई। उसका LIU तंत्र, सूचना तंत्र टोटली फेल है कि वो इस तरीके की शिक्षा प्रणाली प्रदेश में चल रही है और सरकार कानो कान खबर नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है? आप बताइए, चिंतन करने का विषय है, पहली बात। दूसरी बात, उर्दू की शिक्षा किन विद्यालयों में दी जाती है? कौन से सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहां उर्दू शिक्षक होते हैं, उर्दू की शिक्षा पढ़ाई जाती हो? आप देखिए, UPSC संघ लोक सेवा आयोग में एक लैंग्वेज के रूप में उर्दू भाषा है, और उर्दू भाषा के जो छात्र पार्टिसिपेट करते हैं आज की तारीख में, यदि उनकी आप संख्या देखें तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। कारण ये है कि उनको अपनी वो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। वो कहाँ पढ़ाई जा रही है? मदरसों में पढ़ाई जा रही है। मदरसों से वो पढ़ के आते हैं, आगे और पढ़ते हैं। सवाल इस बात का है कि आप शिक्षा प्रणाली के समग्र रूप को सर्वे करने की बजाय जो दोषी हैं, जिस तरीके के आरोप सैफी साहब लगा रहे हैं, सैफी साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो लिस्ट बना के सरकार को भेजे, सार्वजनिक करें, और ऐसे मदरसे चिन्हित किए जाए, तत्काल उनके संचालकों को जेल भेजा जाए जो राष्ट्र विरोधी नवीन जी, आप देखिए, अभी नवीन जी खुद अमित त्रिपाठी ने बताया कि बहुत सारे लोग तो उसमें पीछे हट गए जब कहा कि पोर्टल पे डाल दीजिए आप अपनी, और ऐसे लोगों का अगर सर्वे हो रहा है तो आप क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। संजय जी, गंभीर विषय है। अमित त्रिपाठी ये बात कह के बच नहीं सकते हैं। उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। जो लोग पोर्टल पर डालने से बच गए हैं, आप लगाइए अपनी इंटेलिजेंस को उनके पीछे, उठाइए एक एक आदमी को चिन्हित करके। किस चीज से डर रही है सरकार? दूसरी चीज जो गंभीर विषय है, जिस तरीके से आप मदरसों का सर्वे करा रहे हैं, संस्कृत विद्यालयों का भी करा लें माननीय योगी महाराज जी। उत्तर प्रदेश में 2017 में कितने संस्कृत विद्यालय थे, आज कितने बच्चे हैं? उनको बचाने के लिए क्या किया गया? इन 5 सालों में कौन सी नीति बनाई गई जो संस्कृत विद्यालय बचे रहते? आप मदरसों पर तो पहुंच गए, चुनाव के नजदीक आते आते संस्कृत विद्यालय भूल गए। ये दोहरी नीति कैसे है भाई? इसका जवाब मुझे कौन देगा? जो शिक्षा नीति से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं। आप बताइए, संस्कृत विद्यालय उत्तराखंड में कितने हैं और कितने बच्चे हैं आज की तारीख में? उत्तर प्रदेश में कितने और देश के अंदर कितने हैं? जो चिंतन का विषय होना चाहिए, विलुप्त होती हमारी पुरानी भाषा संस्कृत, जो ऋषि मुनियों की भाषा है, वो विलुप्त हो रही है। उसके बचाने के लिए कौन सा प्रयास सरकार ने इन 5 सालों में किया? एक सिंगल प्रयास मैं सुनना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता दें, ये जो शिक्षाविद हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, एक सज्जन अभी कह रहे थे, आज तो संस्कृति की बात आपने उठाई, लेकिन आज से पहले, क्योंकि अब ये मदरसों की बात आई है तो संस्कृति की भी बात निकली, चलिए अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले किसने उठाई? क्या उससे पहले चिंता नहीं हुई आप लोगों को कि संस्कृति विलुप्त होती जा रही है? आप 2012 से 17 में देखिए कि संस्कृत विद्यालय कितने थे, कितना फंड उनको दिया गया है। उसके बाद 2017 के बाद कैसे बंद हो गए? मैं नाम लेके बता रहा हूँ, मैं तो विद्यालयों के नाम बता दूंगा आपको, क्योंकि हम लोग जब डिबेट पे आते हैं तो तैयारी करके आते हैं। मेरा वही सवाल है, आज मदरसों का सर्वे महत्वपूर्ण है या संस्कृत को बचाना महत्वपूर्ण है? सवाल इस बात, क्योंकि मदरसों की बात आए तो संस्कृत की बात भी आ गई आज। बिल्कुल आएगी जी। दोनों शिक्षाएं धार्मिक पद्धति से जुड़ी हुई है साहब। हमारी पूजा पद्धति में संस्कृत अनिवार्य है, उनकी पूजा पद्धति में उर्दू अनिवार्य है। तो दोनों भाषाएं एक आपकी पूजा पद्धति को रिप्रेजेंट करती हैं। आप कैसे एक सर्वे करा रहे हैं, दूसरा सर्वे भूल गए? आप कराइए समग्र
रूप में लेके कराइए। केवल राजनीति करने को उद्देश्य जिस तरीके से काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें निश्चित तौर पर वो खुद ही मकड़ी की तरह जो जाल बुन रही है, फंस के रह जाएगी। अमित भाई, आज तो देखिए मदरसों पर बात थी, अब संस्कृत पर भी बात आने लगी, तो अभी थोड़े दिनों बाद देश की संस्कृति भी आ जाएगी, क्योंकि लगातार ये भी कहा जाता रहा है कि संस्कृति भी हमारी कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, जैसे संस्कृत लुप्त होती जा रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चलिए कहीं ना कहीं से शुरुआत तो हो, बातें तो हो, लेकिन बात इतनी सी है कि आपत्ति अभी भी है नवीन जी को, जो आधुनिक जो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं उसे लेकर अभी भी उनके सवाल हैं। अमित जी देखिए संजय जी, सवाल तो होंगे ही। जब दंगाई बंद हो गई है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, समाजवादी पार्टियों की और कई मदरसों की शुरू हो गई है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं देते बन रहा है। अरे भाई, जिन मदरसों में राष्ट्र विरोधी शिक्षा दी जा रही थी, कितने आदमी मदरसा संचालक इस सरकार ने जेल भेजे, एक का नाम बताइए। अरे दुबे जी बौखलाइए मत, सुनिए। अगर सवाल पूछते हैं तो सुनने की ताकत भी रखिए, जवाब देगा। जवाब है कहाँ आपके पास? अरे तो आप सुन नहीं पाएंगे ना जवाब, आप अभी चैनल टीवी छोड़ के चले सुनाइए। जाएंगे। आप तो दलाली करने में लग गए हैं आजकल, दलाली कर रही है भारतीय जनता पार्टी और वो दिखाई दे रहा है। अमित जी बोलिए, अमित जी बोलिए। देखिए ये संवेदनशील मुद्दा है, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा, नहीं तो चिल्लाने पे आऊंगा तो ये एक डिबेट में बोल भी नहीं पाएंगे। चुनौती दे रहा हूं इनको, ठीक है? संयमित डिबेट कर रहा हूं तो संयमित ये भी गए। सब्जेक्ट और ये नवीन जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। जो नवीन जी की सियाहट है वो साफ दिख रही है टीवी पे, लेकिन अब मैं दूसरे विषय पे आता हूँ। देखिए इनकी मानसिकता तो है ही हिंदू विरोधी, क्योंकि आज जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कितने मदरसा संचालक इस तरीके के जो राष्ट्र विरोधी। अच्छा एक बार नवीन जी जवाब तो ले लीजिए। सवाल सीधा है, जवाब सीधा। हाँ बिल्कुल, आपका सवाल है, जवाब अमित दे रहे हैं। संजय जी हम भाजपाई हैं, इनको बता दीजिएगा, अगर टीवी चैनल पर डिबेट हमारे मौके पे बोलेंगे ना, आगे डिबेट में किसी में फंसेंगे तो पूरी डिबेट बोल नहीं पाएंगे। इतनी बोलिए नवीन जी, सुन लीजिए नवीन जी, इनको बता दीजिएगा, और इनकी जितनी गुंडाई है ना वो निकाल दिए। नवीन जी सुन लीजिए, उसके बाद संचालक 5 साल में जो राष्ट्र विरोधी थे जेल भेजे गए, सीधा सवाल है, सीधा जवाब। अच्छा ठीक है ना नवीन जी, पाकिस्तान आप उसके बाद फिर पूछ लीजिएगा दोबारा सवाल। बोलिए अमित जी। ठीक है, देखिए ये बार बार पूछ रहे हैं कि कितने मौलवी जेल के पीछे गए, कितने मदरसे बंद हुए। शायद ही मैंने कहा ना, ये होमवर्क करके नहीं आते। जो 2300 मदरसे अवैध रूप से पाए गए, आज उन सब पे ताला पड़ा हुआ, इनको जानकारी नहीं है। और ये मदरसे जो सर्वे आया, भाई राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे, जेल क्यों नहीं भेजे गए? सवाल ये जेल भेजे गए, आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो आपके चाचा थे जो जेल भेजे गए। दुबे जी वो आपके चाचा थे, अवैध चाचा थे आपके, इसलिए आप नहीं सुन पाएंगे। अगर वो सारे जेल चले गए तो फिर सर्वे किस लिए? वही तो पूछ रहा हूं। संजय जी, अमित जी बोलिए। देखिए ये खिसियाहट है, और आज आपके चैनल पे कह दे रहा हूँ, नवीन दुबे जी अगर दोबारा डिबेट में रहेंगे मेरे साथ, पूरी डिबेट नहीं बोल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को कुछ नवीन जी नहीं है। देखिए आप अगर सुन ही नहीं पाएंगे नवीन जी, अनपढ़ों को कुछ आता है क्या टीवी चैनलों पे? जो पाकिस्तान की पैदाइश है, जो पाकिस्तान के हालात की पार्टी बनी हुई बैठी है समर्थक लोग, उनके पेट में दर्द होना लाजमी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज मुसलमान बच्चों को आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूँ, कहना भी चाहता हूँ संजय जी, अगर आज हम धर्म की चीजों को पढ़ाएं मदरसे में, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म के साथ हमें गणित, हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी उन बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि क्यों, जब वो बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर के समय जब उसको डॉक्टरी करनी है, किसी का पेट चीर के ऑपरेशन करना है, तो वो इना ही नहीं करेगा। वो वहां पर जो आधुनिक शिक्षा पाया होगा उस हिसाब से उन चीजों को ट्रीटमेंट करके ही उस चीज को सही कर पाएगा। किसी जंतर मंतर से वो सही नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो चीज की कमी रह गई थी पूर्व में, उसको आज हमारी सरकार ने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। और जहां तक की बात है, देखिए पतली गली से जवाब ही नहीं, इनके पास क्या जवाब? अरे चुप रहिए, पतली गली से 2014 से निकल रहे हो, हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में। अमित जी बोलिए, आपका टेम्परामेंट खराब हो चुका है, नॉलेज नहीं है, रहने दीजिए। अमित जी बोलिए। तुम्हें नॉलेज है, अनपढ़ों को बैठाएंगे, गवार जाहिल बैठे हैं जब, जिसको तमीज नहीं है। अमित जी बोलिए, हमें तरीका समझा गए। अमित जी जवाब दीजिए। ये खिसिया गए,
किसी आगे किसी टेम्पररी नहीं हो गए, गया। आपको आपकी किसी आ हैसियत गया? बता रहे हैं। जो गुंडई करने की हैसियत मुझे रखते ऐसा हो लगता ना, है वो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या गुंडई इस करोगे बात तो को निकल लेके जाएगी गुंडई, हमें इसमें पता क्या है, हैसियत में रहो। भारतीय जनता मैं पार्टी उसको की लेके सरकार कह है, हमें सकता हूं। आपको पता है, और सरकार की क्या स्थिति है वो भी पता है। अरे आप सरकार कुछ कितनी चिंता करने की कमजोर जरूरत है नहीं वो है भी दुबे पता है। जी। सरकार के मंत्री आप कितने पहले अपने कमजोर है अच्छा वो भी सूफी पता साहब, है। सरकार सूफी के साहब मंत्री कितने आप कमजोर देखिए है वो भी पता लगातार है। नवीन दुबे हमें जी सब कह पता रहे है, हैं प्रदेश को कि पता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें सामने हैं। उधर ओवैसी जी भी कह रहे हैं सर्वे नहीं होने चाहिए, नवीन जी भी कह रहे हैं सर्वे नहीं होने चाहिए, और आपत्ति क्या अरे है भाई, हम तो उसका ये कह सीधा रहे हैं, सीधा सर्वे जवाब केवल एक किसी के पर्टिकुलर पास नहीं है मदरसों का इनके। क्यों? संजय सूफी जी, साहब क्या विद्यालयों होना का क्यों चाहिए? नहीं? संजय जी, सूफी साहब क्या होना चाहिए? और वास्तव में ये जो राजनीति है ये हो क्यों रही है? सूफी साहब देखिए मजीद दीजिए, ऐसा है जवाब ना दीजिए जल्दी कि से। ऐसा है ना कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जहां पर मुसलमान शब्द आ जाता है हाँ। तो सियासत अपने आप पैदा हो जाती है। एक मुसलमानों का विरोध करके सियासत के पायदान पे पहुंचता है और एक मुसलमानों के साथ खड़े होने का नाटक कर करके सियासी पायदान पे पहुंचता है। लेकिन उसमें कुल मिलाकर के नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है। 1947 से लेकर के आज तक जिस तरह से मुसलमानों की हालत खस्ता होती चली गई है, उसमें यही सब सियासी चीजें जिम्मेदार है। आज एक मुसलमान एक आम दाढ़ी वाले को देख करके एक दूसरा देश का जो नागरिक है, दूसरे वर्ग का नागरिक है, उसके अंदर एक दहशत पैदा होती है, एक डर पैदा होता है। क्यों पैदा होता है कि 1947 से लेकर के आज तक इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखने के लिए मुसलमानों को अपना राजनीतिक रूप से बंधक बना रखा है। अच्छा और सूफी मदरसे साहब, में आधुनिक लिमिटेड कर शिक्षा दिया है। कितनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आधुनिक शिक्षा अगर नहीं होगी, लेकिन सबसे पहली बात तो हमको इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी केरल में आईएस का जो मॉड्यूल निकला था वो आधुनिक शिक्षा के बाद ही निकला था। हमको इन दोनों चीजों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, धार्मिक मदरसे की शिक्षा पर भी और आधुनिक शिक्षा पर जो उस मदरसा शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा है। इन सारे चीजों पर देखिए, आधे घंटे की 1 घंटे की डिबेट से, राजनीतिक चिल्लम चिल्ली से ये गंभीर समस्या का समाधान नहीं होगा। इस पर चिंतन एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को किनारे रख करके देश के लिए सोचने पर ही इन सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा और इस पर ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। अच्छा अगर सूफी हमको साहब, वाकई ओवैसी जी कह अपने रहे हैं वतन कि से सर्वे मोहब्बत नहीं है। होना चाहिए, आपके बड़े नेता हैं। नहीं, हमारे कोई नेता नहीं, हमारा नेता हमारा देश है, हमारा नेता हमारे देश का संविधान है। ओवैसी जी हमारे लीडर नहीं है जी, तो आपको लगता है सर्वे होने चाहिए और जो बिल्कुल शिक्षा सर्वे। से वंचित है उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए? बिल्कुल सर्वे होना चाहिए और सरकार की नजर में होना चाहिए, दायरे में। और एक चीज और मैं जोड़ देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सर्वे हो रहा है, हमको सरकार की नियत पर भी शक है कि सर्वे सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है यहाँ पे चूंकि राजनीतिक मामला, राजनीतिक माइलेज हासिल हो, वरना ऐसा नहीं है कि इस सर्वे का समर्थन करने वाले सूफी खानका एसोसिएशन के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस झूठे मुकदमों में फंसा रही है। राष्ट्रवाद की बात करने वालों के खिलाफ गुंडा एक्ट के मामले रखे जा रहे हैं और उनको जो सुरक्षा दी अमित गई जी, थी, अमित जी उत्तर जल्दी से अपनी प्रदेश की बात सरकार रखिएगा। उनकी लखपत सुरक्षा बुटोला जी, को फिर हटा आपसे रही है। 1 मिनट लूंगा। अमित जी, अमित जी, बुटोला जी बोलिए, बुटोला जी बोलिए। कि जो हमारे सपा के साथी बोल रहे थे, मैं ये कह सकता हूँ इसको लेकर के कि कोई भी स्कूल है, संस्थान है, उसको सरकार की रजिस्ट्रेशन होने में कोई दिक्कत नहीं। आप एप्लीकेशन कहीं से लेते हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है? उसको मैं आपसे एक उदाहरण कह सकता हूँ, ओबीसी की जल्दी आपने से, किया, बुटोला, वो तो जल्दी से, बैरिस्ट्री जी। अब्रॉड से करके आए, लंदन से अब्रॉड करके आ रहे हैं, लंदन से बैरिस्ट्री करके आ रहे हैं। यदि उन्हें आधुनिक शिक्षा नहीं मिलती तो आज वो मुसलमानों के रहनुमा बने हुए हैं। यदि ये वर्ग हमारा आधुनिक शिक्षा से जुड़ता तो उसमें क्या बुराई है? और यदि उनके जितने भी मदरसे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता प्रॉपर, वहाँ के छात्र संख्या लेकर शिक्षकों की और क्या शिक्षा दी जा रही है, किस तरह की पाठ्यक्रम सरकार तय करती है। सरकार का एक अपना अधिकार क्षेत्र भी है और इसको लेकर मुझे लगता है कि राजनीति नहीं की जानी चाहिए। और भाजपा के जो राज्य इस तरह के चीज़ों को कर रहे हैं वो राजनीति को छोड़ करके एक सही दिशा में कदम उठाएंगे तो हम निश्चित रूप से उसका स्वागत करेंगे। लेकिन चैनल पे आप देख रहे हैं जिस तरह से सपा और भाजपा जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं,
वो राजनीति शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। इस वर्ग को उठाने के लिए मदरसों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका एफिलिएशन होना चाहिए, उनकी शिक्षा आधुनिकरण से जोड़ा जाना चाहिए। इसका निश्चित रूप से स्वागत किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल, और स्वागत होना भी चाहिए। जो अच्छे काम है उनका स्वागत सभी को करना चाहिए और जो बुरे काम है उसका विरोध भी पुरजोर होना चाहिए। आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मदरसों के सर्वे चल रहे हैं, क्योंकि बात मदरसों की है तो राजनीति होना तो लाजमी है। कोहराम मचा है। वास्तव में सरकार को ये जानने का हक है कि कोई भी संस्था किस तरह चल रही है, उसकी जानकारियों के बाद ही सरकार मदद के लिए कदम उठाती है। आखिर मदरसों के संचालकों को इससे ऐतराज क्यों होना चाहिए? केवल मदरसे ही नहीं, सरकारी सहायता पाने वाले हर शिक्षण संस्थान का सर्वे लेने का सरकार का अधिकार है। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सहमति दी है। यहां तक कि जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं कि 1/3 से ज्यादा लोगों ने इसमें सहमति भी दी है। लेकिन क्योंकि राजनीति एक ऐसा शब्द है कि अगर राजनीति किसी भी विषय में ना घुसे तो शायद राजनेताओं को मजा नहीं आता। और अगर बात धार्मिक हो और कहीं ना कहीं किसी एक धर्म विशेष के लिए हो तो उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे बयानवीर कूद पड़ते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे, बात शिक्षा की है और उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता के साथ शिक्षा का मिलना बहुत ही आवश्यक है। सभी को मूल धारा में जोड़ना चाहिए, सभी के लिए शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा अच्छी भी होनी चाहिए और शिक्षा सस्ती भी होनी चाहिए। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।